प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है? आप प्राकृत संख्या जान रहे हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 5। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n, जब 6 n के पावर में, n को भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब जब 6, जैसे 6 का पावर 1 करें तो क्या होगा? 6 का पावर अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा? 2 बार में 36। 6 का पावर 3 रखते हैं तो क्या होता है? 216। ठीक है। तो कहने का मतलब यही कहता है कि 6 का पावर n अर्थात n के जगह में कोई भी अगर यहाँ पूर्णांक हो जाए, कोई भी प्राकृत संख्या n, कोई भी प्राकृत संख्या n है, तो क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकती है? मैंने यहाँ पर 1 में नहीं समाप्त हुआ, 2 में नहीं, 3 में, 4 में, आगे समाप्त हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। तो इसको जांच करना है, ठीक है। तो इसको जांच करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। अभी तक तो शून्य नहीं आया है, और शून्य यदि आएगा किसी भी संख्या में तो 5 से विभाज्यता के नियम आप पढ़ते हैं। यदि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यदि वो शून्य पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होती है, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होता है जब उसका इकाई अंक में 0 या 5 हो, ठीक है। तो शून्य पर समाप्त होगा, ये बोल रहा है। तो हम देखेंगे, इसको ट्राई करके, इसको जांच करके देखेंगे कि क्या ये 6 टू दी पावर n जो है, वो जो संख्या आएगा, क्या वो 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 आना चाहिए। जैसे कि 10 ये 5 से विभाजित होती है या नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक में 0 है, ठीक है। अब 0 है तो हमको देखना है कि ये 5 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो ये देखते हैं 5 से इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, 2 × 5। अब एक संख्या लेते हैं जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5, ठीक है। तो सब में देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 आता है। इसका मतलब कोई भी संख्या वैसा हो, जैसे कि 120 लेते हैं तो 120 2 × 2 × ये 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, तो ये 12, 12 × 5 60, 60 दूनी 100, एक तो और 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो आप देखते हैं कि प्रत्येक में 5 आ रहा है, ठीक है। प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या हो वो 5 से तभी विभाज्य होगा, और ये सारे 5 से विभाज्य। देखिए ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा 5 चौके 20, ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 और 0 20, 5 चौके 20, ठीक है। 5 से भाग देके देखिए 24 आएगा। तो 5 से विभाज्य होता है, तो विभाज्य है 10, 20, 120। लेकिन क्या इसका देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन में क्या देख रहे हैं कि 5 अवश्य आना चाहिए, ठीक है। 5 अवश्य आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, यही जांच करना है हम लोगों को, ठीक है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है तो निश्चित 6 टू दी पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आप जान रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, n कोई भी संख्या हो उससे क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी ये इसका अभाज्य गुणनखंडन जो होगा वो जो है उसके अभाज्य गुणनखंडन में, यानी 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 देखते हैं, चूंकि 6 टू दी पावर n बराबर n कोई भी संख्या होगा, 6 मान लीजिए n के जगह में ये क्या होगा, मान लीजिए 6 टू दी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 2 × 3 का होल पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 का पावर n × 3 का पावर n,
ये घातांक जो है ये दोनों में आ जाएगा n के रूप में। आप घातांक और करने में 8वां क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 का पावर n और 3 का पावर n। कहने का मतलब 2 को n बार यानी 5 बार होगा, 7 बार होगा, ये 9 बार होगा, कुछ भी होगा। तो 2 गुने 2 गुने ये मान लो 5 बार होगा, तो 5 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 होगा 7 बार, चाहे 7 बार लिखेंगे, 8 बार, जितना बार होगा। तो 2 और 3 के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। किस तरह से आएंगे, इसका मतलब है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n, ठीक है, ये आ जाएगा गुना 3 इंटू 3 इंटू n गुणनखंड तक। अर्थात इसके गुणनखंड में क्या होगा, क्या होगा, ये आपका 2 2 करके आएगा। ये ब्रैकेट अगर नहीं भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ n तक मतलब जितना बार यहाँ n होगा उतना बार उसके बाद 3 शुरू हो जाएगा। तो 2 और 3 के रूप में ही आएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 6 टू द पावर n का। चूंकि हम यही देख रहे हैं, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n इस तरह से होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ लिखना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि 6 टू दी पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करने बोला। तो हम जानते हैं कि यदि या ऐसा लिखिए, हम जानते हैं कि कोई संख्या यदि ऐसे लिखिए, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक ठीक है शून्य हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं, परंतु 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन में 5 अनुपस्थित है। परंतु 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। ठीक है, 5 तो नहीं है, तो 5 नहीं है उसके अभाज्य गुणनखंड में, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 6 टू दी पावर n बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, और यदि 5 नहीं है तो ये विभाजित 5 से हो ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये शून्य पर हम, और दूसरा यहाँ क्या करें, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो यानी वो शून्य पर समाप्त यदि हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये 5 से विभाजित होती है, तो ये 5 से विभाजित हो ही नहीं रही है। सबसे पहले इसका हम उल्टा जांच कर रहे हैं कि ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है। इसी का विपरीत, इसका विपरीत हम कह सकते हैं कि कोई संख्या, हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसका उल्टा हम क्या कर सकते हैं कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो वह शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, परंतु यहाँ 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 6 टू दी पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के
लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि यहाँ क्या लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, ये नियम है। या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो भी 5 से विभाजित हो, लेकिन हमको एक जरूरत है शून्य से, शून्य वाला, क्योंकि हमको शून्य पर समाप्त की ये जांच करना है। परंतु ये 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। अतः जो है यह यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए कि इसलिए 6 टू द पावर अभाज्य गुणनखंड 5 से अनुपस्थित है। इसलिए 6 टू द पावर n 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, यही लिखना है। ठीक है, परंतु 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, इसलिए 6 टू द पावर n 5 से विभाज्य नहीं है ना। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों हैं? अर्थात ये दोनों हैं भाज्य संख्या। आखिर क्यों भाज्य संख्या है, इसको हमको व्याख्या करके आनी, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दोनों को हम देखते हैं कि भाज्य संख्या सबसे पहले क्यों है, अर्थात भाज्य संख्या क्या है। तो वैसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंडन एक और स्वयं के अलावा कोई हो। ठीक है, एक और स्वयं, या फिर वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगती है, किसी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वैसी संख्या जो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? एक एवं वह संख्या स्वयं, यही बात है ना। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है, जिसके गुणनखंड जो है एक और स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, अर्थात इसके 2 गुणनखंड, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य संख्या एक से तो भाग लगेगा ही, स्वयं से भाग लगेगा, लेकिन वो किसी अन्य संख्या से भी भाग लगेगा, अर्थात उसके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावे भी कोई होंगे, तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या होगा। तो वही हमको दिखाना है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे क्या वो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भाग विभाजित होते हैं, उनके गुणनखंड एक से अधिक, 2 से अधिक होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावे कुछ और होता है कि नहीं, ये हमको दिखा देना है। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको हम। तो इस संख्या को लीजिए पहले, ठीक है, इसको और उसको। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 जोड़ 13, ठीक है, इसको लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसको चलिए आगे पहले बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 13 और 13 दोनों में सम्मिलित है, तो 13 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 7 इंटू 11, यहाँ पर ये 7 11 यहाँ रह जाएगा, 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों उठा लेना है, तो प्लस के उस साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये फिर क्या होगा, 13 11 17 77 जोड़ 1, ये हो जाएगा। फिर 13 और यहाँ ब्रैकेट का मतलब है गुना, 77 और 1 78, फिर क्या लिखेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 इंटू ये क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए 78 का, तो ये 13 78,
है ना। तो ये टूट जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3, 13 छक 34 18 का 8 में 1 6 का 1 6 7 8। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन ये जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंडन ये है, देखिए 2, इसको हम सजा सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो अभाज्य गुणनखंडन ये देखिए निकल गया, ये सब गुना के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये एक अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि देखिए 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करके 1 कर देंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 13 से ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 भी इसमें अभाज्य गुणनखंड, तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड उतने से यानी इस संख्या का गुणनखंड 1 2 3 हो जाता है। और एक संख्या कौन है 1, इसमें 1 मल्टीप्लाई रहता है कि नहीं, किसी भी संख्या में 1 रहता है, मल्टीप्लाई रहता है या नहीं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13, इसके कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 गुणनखंड हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य, चूंकि हम जानते हैं यहाँ लिखना है, चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है। अब भाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो यहाँ लिखना है इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडन है, अतः यह भाज्य संख्या है। एक तो प्रूफ हो गया कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी को हम आगे चलते हैं अगला, तो इसको भी उसी तरह से लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब ये दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 5 जो है 5 कॉमन ले लीजिए, बाकी ज्यों करते हो बचा रह जाएगा। तो 5 कॉमन ले रहे थे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 5 ये इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24, 24 छक्का 24 को 6 से गुना करिए, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 13 14, फिर इसको 7 से गुना कर देते हैं, यानी सभी को गुना कर देना। इधर से भी गुना कर सकते हैं आप, इधर से गुना किए 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, इस तरह से हो गया। और 1 9, अर्थात इसमें आ गया 1008 जोड़ ये जो है ये गुना किए तो 1008 आया, और इधर 1 था पहले से। अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, 1009। अब क्या ये किसी से कटता है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 होता है, 7 चौक 28 2, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 9 99 नहीं कटेगा, 63 91 नहीं कटेगा, 1009 इसका मतलब जो है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, 1009 स्वयं एक अभाज्य संख्या होगा। देखते हैं इसके आगे, 11 9 99 हो गया, 1 नहीं कटेगा, 63 91 9 बच गया, 63 नहीं कटेगा, 17 55 17 56 17 55 85 15 नहीं कटेगा। ठीक है, 1009 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके इसमें गुना 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
ऐड 5, है ना। इसके के अभाज्य गुणनखंड के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह भी जो है यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्या दिया, क्या व्याख्या करना था, हमने व्याख्या कर दिया कि ये दोनों अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, ये दोनों भाज्य संख्या है। व्याख्या करके हमने समझा दिया कि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडन है, इसमें भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडन है। और जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडन हो, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड जिसके हो, वो क्या होता है कि वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके हैं, देखिए 7वां क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब देखिए इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए एक खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार ये रास्ता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये रास्ता है। ठीक है, ये इतना रास्ता है। ठीक है, इस मैदान पथ में रास्ता, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट एक चक्कर में। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। ठीक है, अब मान लीजिए वे दोनों एक चक्कर लगाने में, एक को 18 एक को 12 मिनट। अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लीजिए वो कहीं एक स्थान हम चयनित कर लेते हैं, मान लीजिए एक स्थान यहाँ पर से हम मान लिए कि ये स्थान है, यहाँ से वो दोनों क्या करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर देते हैं और एक ही दिशा में, मान लीजिए कि इसी दिशा में वो चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये चलता है तो सोनिया चलता है तो 18 मिनट में पहुंचता है, तो सोनिया धीरे धीरे चल रही है, तो एक चक्कर में 18 मिनट लगाती है, तो सोनिया धीरे धीरे आ रही, पीछे चलेगा, रवि पहले पहुंच जाएगा इस स्थान में और फिर वो चलता रहेगा, ये 18, जब तक वो 6 मिनट होगा तब तक आगे निकल जाएगा, क्योंकि सोनिया पहुंचेगी, 18 मिनट लग जाता है इस स्थान पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और ये 12 मिनट में पहुंच करके, तो जब तक वो पहुंचेगा 18 मिनट जब तक उसका होगा, 6 मिनट में ये आगे निकल जाएगा, तो नहीं ना मिलेगा। तो दूसरा चक्कर में भाई मिल सकता है, तीसरा चक्कर में कब मिलेगा ये हमको बताना है कि कब वो मिलेंगे, यानी कितने समय के बाद मिलेंगे। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कब मिलेंगे एक साथ। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न जो है एलसीएम से निकलते हैं, एलसीएम, अर्थात ये दोनों का एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ से नहीं, चूंकि 18 मिनट से पहले और 12 मिनट से पहले तो मिल नहीं सकते हैं, चूंकि अभी चलना प्रारंभ नहीं किया, प्रारंभ करेंगे तो एक 18 मिनट लेता है यहाँ पहुँचने के लिए, एक 12 मिनट, तो वो तो एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके 18 और 12 के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उसमें तो नहीं मिलेंगे ना, वो आगे मिलेंगे कहीं पर, एक ऐसी संख्या, ऐसा समय होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, यानी डिविजिबल होगा, दोनों से विभाजित होगा, तो वो कब आता है, एलसीएम, यानी मल्टीपल में आता है। ठीक है, अपवर्त में आता है, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, आंसर मेरा क्या होगा, 7वां नंबर का आंसर क्या होगा कि एलसीएम, मेरा आंसर देखिए, अब हम इसको लिखते हैं, मिटाते हैं, मेरा आंसर क्या होगा कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं अभीष्ट समय। ठीक है, 7वां क्वेश्चन नंबर का
ठीक है, वांछित समय या अभीष्ट समय। अभीष्ट समय क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 एवं 12, 18 12 का 18 12 के एलसीएम क्या होगा? तो 18 12 के एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 18 12 के एलसीएम जो होगा आप लिख दीजिए, कैसे निकालिए, तो यहां पर लिखते हैं, क्योंकि 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3, ठीक है, और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 3। अब देखिए कॉमन, इसमें कॉमन नहीं लेना है, कॉमन ये हम सॉरी यहाँ पर ये लिखना क्या है, इसका मल्टीपल लिखना है, ठीक है। तो 18 के मल्टीपल 18 × 18, यहाँ पे लिख दीजिए 18 के अपवर्त, 12 के अपवर्त, ठीक है। तो 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, और ये 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, ठीक है। देखिए ये आगे जाता रहेगा, देखिए दोनों में क्या हो रहा है कि ये 36 उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल में अर्थात अपवर्त में 36 उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अपवर्त, ठीक है, 36, यही ना हुआ। अतः एलसीएम ऑफ 18 एवं 12 = 36, ठीक है, 36 हो गया। इसलिए लिखिए, है ना, अतः अभीष्ट समय, अतः अभीष्ट समय, है ना, जब सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलते हो, रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलते हो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर लिख दीजिए 36 मिनट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप समझ लीजिए, एलसीएम इसका निकाल रहा है 18 के एलसीएम मतलब अपवर्त आनी, इसका मल्टीपल गुणज, ठीक है, 12 के गुणज, उभयनिष्ठ अपवर्त 36, एलसीएम होगा 36। अतः अभीष्ट समय ब्रैकेट में लिख दिया, जब सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलते हो, अर्थात 36 मिनट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा, यदि आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो अनलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आया हो यदि तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब कीजिए, जैसा मर्जी वैसा कीजिए। थैंक यू।